हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का स्टेट ऑफ मैटर में अपना थर्ड लेक्चर, जिसमें बेटा हम बात करेंगे वंडर वॉल इक्वेशन के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे आपने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी वी इक्वल टू एन आर टी। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि आइडियल गैस कोई रियल गैस नहीं होती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ थ्योरेटिकल गैस मानी जाती है। तो ये जो इक्वेशन होता था बेटा, इसको हम हर गैस पे हर गैस पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसी इक्वेशन को वंडर वॉल ने क्या क्या मॉडिफाई किया और इन्होंने इसका एक करेक्टेड फॉर्म दिया, जिसे हम कहते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। और इन्होंने जो वंडर वॉल इक्वेशन दिया उसको आप लिख सकते हो पी प्लस, यानी में कुछ करेक्शन किया गया प्रेशर में भी और उसके वॉल्यूम में भी। तो जो प्रेशर में करेक्शन आया तो वो आया था पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे देखा गया v माइनस एन बी इक्वल टू दिया गया एन आर टी। तो ये आपका हो गया वंडर वॉल इक्वेशन, यही है। और ये चाहे आपका रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस हो, किसी पे भी अप्लाई हम कर सकते हैं। रियल गैस क्या होती हैं? ये कुछ बेटा ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी भी गैस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, तो उसे हम रियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैसेस क्या होती हैं कि ऐसी गैसेस होती हैं जो गैस लॉ को फॉलो करते हैं, जिसका डिफरेंस आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, किसी बुक से आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो टर्म आ रहे ए और बी। यहाँ ए और बी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में ए एंड बी क्या है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट होते हैं। ये इसको हम अलग से देखते हैं। अब देखिए, ए और बी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से ए की यूनिट देखा जाए, बी की यूनिट देखा जाए, देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ ए। अब देखिए, अगर इसकी इक्वेशन देखें, हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ए क्या मिल जाएगा? ए इक्वल टू वी क्या हो जाएगा? ये पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पी की यूनिट क्या होती है? प्रेशर है, तो ऑब्वियस सी बात इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एटीएम। और फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, और लीटर स्क्वायर हो गया अपॉन एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल का पावर 2, ठीक है। यानी एक की यूनिट होती क्या होती है? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल का पावर अपॉन मोल का पावर 2 इन मोल स्क्वायर। अब देखो, अगर इसको हम बार में लिखना चाहें, यानी यूनिट चेंज करना चाहें, तो एटीएम को हम बार में कर दें तो ये बार हो जाएगा, और लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर डेसीमीटर का पावर 6, और मोल का पावर फिर क्या हो जाएगा? ये -2। तो ये बेटा इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट पे आप ध्यान रखिएगा कि हम जिसमें यूनिट को हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा, तो आप किसी भी यूनिट एक दूसरे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अगर और ये देखा गया है कि अगर इसका हम सिग्निफिकेंस देखें कि ए का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, तो जो गैसेस होंगे उनके बीच का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए हम लिख सकते हैं ये सिग्निफिकेंस में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए लार्जर द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, larger the intermolecular force of attraction। ये ए के बारे में हो गया। इसमें आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ बी। अब देखो, अभी बेटा हमने देखा था कि इक्वेशन देखे वी वॉल्यूम इक्वल क्या आ जाएगा? एन इंटू बी। तो बी इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? वी अपॉन एन। वी की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली बात है लीटर, और ये क्या हो जाएगा? मोल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लीटर और फिर मोल इनवर्स। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात की जाए कि तो जो वैल्यू ऑफ बी होती है, इट इज़ ऑलवेज 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसको ध्यान रखिएगा, इसको मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारा यूनिट ऑफ ए एंड बी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक बार टर्म आ रहा है आर।
हमने जब आइडियल गैसिफिकेशन देखा था तो वहाँ भी देखा PV इक्वल टू nRT देखा था, और अभी आइडियल गैसिफिकेशन लिखा तो वहाँ भी हमने देखा था, वहाँ भी आपका R टर्म आया था जिसे हम क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट होते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है उसको देखा जाए। अब देखो बेटा, यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें, R बराबर क्या हो जाएगा, ये PV अपॉन NT, ठीक है। P ATM है, प्रेशर है, तो इसके यूनिट क्या लिख सकते हैं, हम ATM लिख सकते हैं। वॉल्यूम है तो लीटर हो जाएगा, N है नंबर ऑफ मोल है, और T क्या है, टेम्परेचर किस में रखेंगे हम, केल्विन में। कि जनरली इसकी क्या होती है, R की यूनिट होती है ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। क्या लिखते हैं, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है। लेकिन बेटा R की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिपेंड करती है प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। यानी जैसे जैसे हमारा प्रेशर की यूनिट चेंज होगी या वॉल्यूम की यूनिट चेंज होगी तो उसकी यूनिट क्या होती है, चेंज हो जाती है, और उसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और ये देखा गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट को चेंज करते हैं तो जो R की कई वैल्यू आती है। जैसे अगर हम प्रेशर को रख दें, सपोज करिए प्रेशर हमने रखा किस में, ATM में, और वॉल्यूम मान लो किस में रख दिया, लीटर में। इस केस में क्या होता है, जो R की वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। सिमिलरली अगर हम प्रेशर को किस में रख दें, बार में, और वॉल्यूम किस में रखें, लीटर में, उस केस में जो R की वैल्यू आती है वो होता है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो सिमिलरली ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट में चेंज करते हैं, इसी तरीके से आप ATM में इसी तरीके से ATM और ml में करते हैं, तो जैसे जैसे इसकी बेटा यूनिट चेंज करते जाओगे R की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि R की इसके हिसाब से कुल 7 या 8 वैल्यू होती हैं, जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की है, उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल में हमारी जिस यूनिट में रिक्वायरमेंट होगी हम वही R की वैल्यू क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं तो वहाँ आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए What will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide in a 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें टेम्परेचर कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, केल्विन में, कितना हो जाएगा ये, 300 केल्विन। अच्छा हम प्रेशर निकालना तो इक्वेशन तो में ही लगाएंगे, PV इक्वल टू nRT। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, n नंबर ऑफ मोल्स। तो हम देख लें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। मान लो मीथेन, दो गैस आपके दी गई है, मीथेन, और दूसरा गैस कौन सा दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो इसका बेटा नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लिया, और उसका नंबर ऑफ मोल्स मान लो N2 मान लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप जानते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, कितना हो जाएगा ये 3.2, और मीथेन का मोलर मास निकालेंगे कितना आएगा ये 16, सॉल्व कर देंगे 0.2 मोल। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लें, वेट कितना दिया गया है 4.4 ग्राम, और इसका मोलर मास निकालेंगे 44, सॉल्व कर देंगे 0.1। ये क्या आ गया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। हम देख लें टोटल मोल्स हमारे पास कितने हो गए, ये टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, ये 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया, ये 0.3 मोल। यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। आपको इक्वेशन क्या निकालना, क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर देखें यहाँ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, nRT अपॉन V, n की वैल्यू 0.3। अब देखो R की वैल्यू ध्यान रखिएगा, यहाँ R की वैल्यू R वॉल्यूम किस में दिया गया है, डेसीमीटर क्यूब में, और टेम्परेचर केल्विन में है, तो हम वैल्यू कौन सी रखेंगे, डेसीमीटर क्यूब वाली, यानी कितना रखेंगे फिर 0.083, और टेम्परेचर केल्विन में रखना है, कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम कितना दिया गया है 9। जैसे बेटा सारी वैल्यू के सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 0.83, और यूनिट क्या हो जाएगी फिर ये बार। इसका क्या आ गया आंसर, इसका एक न्यूमेरिकल है। कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, हम इसमें कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग इन 5 डेसीमीटर क्यूब एट इतने बार। आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर। आपको गिवन में क्या क्या देखिए,
नंबर ऑफ मोल दिया जा रहा है, एन कितना दिया गया है 4 मोल। प्रेशर कितना दिया गया है, पी की वैल्यू है 3.32 बार दिया गया है। वॉल्यूम आपको दिया गया है 5 डेसीमीटर क्यूब। और जब और निकालना क्या है आपको, टेम्परेचर। क्या निकालना है आपको, टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन तो वही लगाएंगे हम फिर से, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगी ये, पी वी अपॉन एन आर। पी की वैल्यू कितनी दी गई है 3.32 बार में, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम किस में दिया गया है 5 डेसीमीटर क्यूब। एन की वैल्यू 4 दी गई है। और आर बेटा देखो किस में रखेंगे हम, यहाँ बार डेसीमीटर क्यूब दिया गया है, तो आर की वैल्यू इसमें क्या होती है 0.083। और जैसे हम सारी वैल्यू के सॉल्व करते हैं आपको जो आंसर मिल जाएगा, अब सॉल्व कर लीजिए, आएगा ये 50 केल्विन। ये क्या आपका आ गया आंसर। जैसे एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल ये भी है कि आपको क्या दिया जा रहा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ a certain gaseous oxide at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? तो बेटा यहाँ क्या कह रहा है कि दो गैस दी गई है, एक कोई ऑक्साइड दी गई है, कोई ऑक्साइड गैस दी गई है, और जो दूसरी गैस दी गई है वो क्या कह रहा है, डाइनाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस कह रहा है। जबकि इसका मान लो जो प्रेशर मान लो इसका, मान लीजिए बेटा इसे प्रेशर P1 अगर मान लें, P1 तो कितना है ये 2 बार दे रहा है। उसका मान लो प्रेशर कितना है P2, इसको कितना कह रही है 5 बार कह रहा है, ठीक है। और कुछ गिवन है आपके पास, आर की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी रखना है, तो इसका मान टेम्परेचर कितना हो गया T1, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा ये 273 केल्विन। और जबकि T2 कितना हो जाएगा फिर से, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो 273 केल्विन। कह रहा है कि दोनों का जो डेंसिटी है वो क्या है, बराबर है। दोनों डेंसिटी क्या है, बराबर। अब इसकी डेंसिटी मान लो क्या है D1, उसकी डेंसिटी मान लीजिए क्या है D2। और क्वेश्चन में क्या है, दोनों डेंसिटी क्या है, बराबर है। और जब डेंसिटी बराबर है तो आप ये बताइए जो ऑक्साइड इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अब देखो बेटा, अगर डेंसिटी बराबर, हम रिलेशन जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमने देखा था आपको याद होगा कि डेंसिटी बराबर होता था PM अपॉन R और फिर T, प्रेशर मॉलिक्यूलर मास R इंटू T। अब इसका डेंसिटी D1 हो जाएगा, तो अगर हम D1 लिखें तो D1 बराबर क्या हो जाएगा फिर ये P1 M1 अपॉन R T1। ये D2 लिखेंगे तो P2 M2 अपॉन R और ये T2। अब दोनों बेट डेंसिटी के बराबर कह रहा है, तो क्या हो जाएगी फिर ये D1 इक्वल टू D2, क्या हो जाएगा फिर देखिए P1 M1 और ये R और फिर ये T1 इक्वल टू क्या हो जाएगी ये P2 M2 अपॉन R T2। अब देखिए R तो कैंसिल हो जाएगा और T1 T2 कैंसिल हो, क्योंकि दोनों टेम्परेचर क्या है, बराबर ही है। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको ये P1 M1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा ये P2 M2। अब देखिए P1 आपको पता है, P2 पता है, M1 आपको कैलकुलेट करना है, और M2 बेटा कितना, नाइट्रोजन गैस का मोलेकुलर मास कितना होता है 28। अब कुछ जैसे अब आप यहाँ से M1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने सॉल्व किए इसके सिंपल फॉर्मूले पे। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स आप और बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप स्कूल खुलने पर आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हैं इस चैप्टर से, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो। इसमें बेटा एक छोटा सा टॉपिक बचता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या वंडर वॉल फोर्सेज कहते हैं। उसको आप किसी बुक से, आप थ्योरेटिकल पोर्शन आप किसी बुक से आप रीड कर सकते हो। बाकी इसमें चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है स्कूल खुलने पर आप उसको आके स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।